वेलकम टू द इकोनॉमिक इश्यूज़। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड प्राइस के बारे में। आजकल आपने ऐसी बातें काफ़ी सुनी होंगी। बहुत लोग आपसे कह रहे होंगे कि जल्दी गोल्ड खरीद लो, कुछ लोग कह रहे होंगे मत खरीदना, नहीं तो गोल्ड में नुकसान हो सकता है, प्राइस क्रैश हो सकता है। तो आखिर सच क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे गोल्ड का प्राइस क्या सच में 15 लाख तक जा सकता है या रियली में ये क्रैश होने के चांस हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब देने से पहले हम उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसका लॉजिकल प्रेडिक्शंस देखेंगे कि गोल्ड का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, क्या उसमें कमी आने के चांस है या वो इंक्रीज हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है। कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 3 पॉइंट्स को टारगेट करता है। फर्स्ट, टू गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। सेकेंड, जितना हो सके उतना कम रिस्क। और थर्ड पॉइंट इज हाईली लिक्विड एसेट्स, यानी इन्वेस्टर कोशिश करता है कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करूं जिसमें मुझे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो जाए, रिस्क मिनिमम रहे और एसेट हमेशा हाईली लिक्विड हो। इट मीन्स जब भी उससे रिक्वायरमेंट हो वो उस एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सके। इन पॉइंट्स को अगर कंसीडर करें तो इसमें मेटल्स हमेशा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि गोल्ड या सिल्वर जितने भी प्रीशियस मेटल हैं उनकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग गोल्ड एक हाईली लिक्विड एसेट है। गोल्ड में कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होते हैं। इट मीन्स आपने किसी को मनी दिया नहीं है कि इससे आपको वापस लेना पड़े और आप इंतज़ार करोगे वो वापस कब देगा। गोल्ड में ऐसा कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ गोल्ड को हमेशा से ही ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली गोल्ड को सेफ हेवन का स्टेटस मिला हुआ है, यानी लोगों का ये मानना रहता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो वो सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न बढ़ ही जाएंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि गोल्ड किस फॉर्म में हम परचेज कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनली फिजिकल गोल्ड हमेशा ही डिमांड में रहा है, जिसमें ज्वेलरी और गोल्ड बार्स एंड गोल्ड कॉइन्स का यूज़ होता रहा। बट नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर यूजिंग गोल्ड इन प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। इसके अलावा जो मेजर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है उसमें सेंट्रल बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI, इसी तरह अदर कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। गोल्ड के प्राइस को चेक करना हो तो 2-3 पॉपुलर गोल्ड की एक्सचेंज हैं जहां हम उसके प्राइस को भी चेक कर सकते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA। ये एक इंटरनेशनल लेवल का बेंचमार्क है जिसका यूज़ करके हम ये समझ सकते हैं कि गोल्ड प्राइस अभी कितना है, पास्ट में गोल्ड प्राइस क्या रहा है। हम गोल्ड की हिस्ट्री को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं और गोल्ड के करंट प्राइस को चेक भी किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है COMEX, जो कि न्यूयॉर्क का गोल्ड एक्सचेंज है, जहां फिर अगेन हम करंट गोल्ड प्राइस को चेक कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन, इसका यूज़ करके हम फिजिकल गोल्ड के करंट प्राइस को देख सकते हैं। जो ज्वेलरी शॉप पर आप अगर जाएंगे तो रिटेलर जिस रेट पर आपको गोल्ड दे रहा है वो इसी एसोसिएशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब हमें ये समझना है कि इन्वेस्टर गोल्ड कब परचेज कर रहा है या कब उसको सेल कर सकता है। देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग बोला, इन्वेस्टर हमेशा 3 पॉइंट को कंसीडर करता है। इन्वेस्टर का फोकस होता है कि जहां उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा होगा वो अपने अमाउंट को वहां शिफ्ट कर देता है। यानी इन्वेस्टर टाइम टू टाइम पर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता रहता है। वो अपनी एसेट के एलोकेशन को बार बार चेंज करता है। उसे ये देखना होता है कि किस में रिस्क बढ़ रहा है, किस में उसको प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांस हैं, और वो टाइम टाइम पर अपने मनी को एक एसेट से दूसरे एसेट में शिफ्ट कर लेता है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हमें ये समझना आसान हो जाएगा कि गोल्ड का प्राइस डिसाइड कैसे होता है। देखिए, मार्केट में गोल्ड का प्राइस हो या कोई अदर ऑब्जेक्ट हो, प्राइसेस आर ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई। इट मीन्स गोल्ड का प्राइस अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो गोल्ड प्राइस अप हो जाएंगे, और अगर डिमांड में किसी रीज़न से कमी आ जाती है तो गोल्ड प्राइस में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। बट क्वेश्चन ये है कि गोल्ड की डिमांड अप या डाउन होने के रीज़न क्या हो सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टर को जब भी ये लगेगा कि गोल्ड से बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उसे मिल रहा है तो वो गोल्ड में से अपना अमाउंट विड्रॉ करके किसी अदर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर देता है। अब ऐसा उसे कब लग सकता है? अगर ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटीज़ हों, किसी भी रीज़न से अनसर्टेनिटी हो, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है, उसका रीज़न हो सकता है जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमी अगर सही से परफॉर्म ना कर रही हो, कोविड जैसी कोई पेंडेमिक घटना हो गई हो। अगर ऐसा कुछ भी अनसर्टेनिटी आती हैं तो इन्वेस्टर अपना मनी
किसी भी एक एसेट से दूसरे एसेट में शिफ्ट करने की कोशिश करता है। यानी या तो उस केस में डिमांड बढ़ भी सकती है, डिमांड घट भी सकती है, इट डिपेंड्स उस टाइम की सिचुएशन कैसी है। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। इन्वेस्टमेंट हमेशा तभी सही माना जाता है जब आपको कम से कम इतना रिटर्न मिले कि वो इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो। लेट्स से कि इन्फ्लेशन रेट अगर 6% है और आपने किसी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्टमेंट किया और उससे आपको रिटर्न 7% आ रहा है, तो इस केस में नेट रिटर्न केवल 1% ही मिला, क्योंकि 6% तो मनी की वैल्यू कम हो गई है, आपकी परचेजिंग पावर में कमी आ गई है। तो फाइनल कंक्लूजन ये आया कि गोल्ड का प्राइस डिसाइड किन रीजन से होता है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इन्फ्लेशन रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डिमांड एंड सप्लाई, या इन्वेस्टर्स का माइंडसेट, या आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में मिलने वाला रिटर्न है। इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए गोल्ड के प्राइसेस चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें 2-3 फैक्टर और ऐड हो जाते हैं, जैसे फेस्टिवल सीजन। आपने देखा होगा फेस्टिवल सीजन में इंडिया में गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, उसमें आप कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। उसी में आप ये भी देखेंगे कि भारत में एक हमेशा से परसेप्शन रहा है गोल्ड को लेकर के कि गोल्ड फ्यूचर जनरेशन के लिए एक लेगेसी है। यानी फैमिली में गोल्ड ये सोच के परचेज किया जाता है कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके रखेंगे, उनको काम आएगा। तो ये एक लेगेसी की तरह भी ट्रीट होता है, इसीलिए भी गोल्ड हमेशा डिमांड में रहता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग 50% गोल्ड की डिमांड का मेजर रीज़न है ज्वेलरी या गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स। इट मीन्स ज्वेलरी, गोल्ड बार्स और कॉइन्स की वजह से ही गोल्ड की मेजरली डिमांड रहती है। आपको ये भी समझना होगा कि इंडिया में गोल्ड का प्राइस और इंटरनेशनल लेवल का प्राइस दोनों का साइकिल या दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ग्लोबल लेवल पर गोल्ड का प्राइस स्टैटिक हो, यानी उसमें कोई चेंज ना आया हो, लेकिन इंडिया में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, क्योंकि इंडियन जो गोल्ड डिमांड है उसका मेजर सप्लाई सोर्स इंपोर्ट है। हम अपनी डिमांड का 85 से 90% तक गोल्ड इंपोर्ट ही करते हैं। हमारे पास इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग है गोल्ड की वो बहुत ही कम है। इट मीन्स अगर हमने गोल्ड इंपोर्ट किया और फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो गई, डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो गया, या यू कैन से कि रुपी डेप्रीशिएट हो गया, तो जो कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड का प्राइस सेम होगा, लेकिन इंडिया में हमें वो गोल्ड महंगा मिल रहा होगा क्योंकि रुपी डेप्रीशिएट हो गया। तो ये नेसेसरी नहीं होता है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है तो इंडिया में भी ऐसा ही होगा। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं, ऑलमोस्ट वो सिमिलर डायरेक्शन में चलते हैं, बट ये भी ध्यान में रखना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पिछले 1 साल में गोल्ड प्राइस में इतनी तेज़ी क्यों आई है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न तो उसका US ईरान वॉर की टेंशन है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटीज़ बढ़ गई हैं, और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती हैं तो इन्वेस्टर हमेशा सेफ ऑप्शन तलाश करता है। और स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि गोल्ड को हमेशा ही सेफ हेवन स्टेटस की तरह कंसीडर किया जाता है, इसलिए इन्वेस्टर्स ने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अदर एसेट्स से निकाल करके गोल्ड में शिफ्ट कर दिया। दूसरा और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, पिछले 1 साल में या आप कह सकते हो 2024 के बाद से ही मैक्सिमम कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स ने अपना गोल्ड रिजर्व इंक्रीज़ किया है, जिसमें चाइना, इंडिया, पोलैंड एटसेट्रा ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपना रिजर्व इंक्रीज़ किया है, और उसकी वजह से गोल्ड की डिमांड और उसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया है। थर्ड पॉइंट है कि पिछले 2-3 साल में आप देखेंगे गोल्ड ETF की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड ETF में ऑलमोस्ट 100% फिजिकल गोल्ड की बैकिंग होती है। इट मीन्स चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, अगर ETF की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी बैकिंग के लिए फिजिकल गोल्ड की डिमांड भी बढ़ जाती है, और जब फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। पिछले 2-3 साल में हम देख रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया। जब अमेरिका ने अदर कंट्रीज़ पर टैरिफ इम्पोज किया तो चाइना, इंडिया और अदर कंट्रीज़ ने अमेरिका पर काउंटर टैरिफ लगाया। इस टैरिफ वॉर का कॉन्सिक्वेंसेस ये रहा कि अमेरिका में जो गुड्स दूसरे कंट्री से सप्लाई होती थी, स्पेशली फ्रॉम चाइना, उन गुड्स की प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिला। इट मीन्स अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो मनी की वैल्यू डिक्लाइन होती है। ऐसे टाइम पर इन्वेस्टर हमेशा ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढता है
जिसमें उसको इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड हमेशा ही एक बेटर ऑप्शन रहा है। अगर किसी भी कंट्री की, स्पेशली डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डिक्लाइन होता है, यानी उनका यील्ड अगर घटने लगता है, तो इन्वेस्टर अपना मनी वहाँ से विड्रॉ कर लेता है और वो फिर उसको अदर ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है। और अगेन इन दिस पॉइंट गोल्ड इज़ ए बेटर एंड सेफर ऑप्शंस। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं अब आपको ये बता देता हूँ, क्या लगता है आपको फ्यूचर में गोल्ड का रेट कहाँ तक जा सकता है? देखिए, जनरल लेवल पर ये देखा जाता है कि गोल्ड हमेशा 8 to 10% एनुअल रिटर्न दे देता है, यानी गोल्ड के प्राइस में जो जनरली हाइक होता है वो 8 to 10% का एनुअल ग्रोथ मिल जाती है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि गोल्ड का प्राइस नेगेटिव यानी डाउन भी हो जाता है, उसमें डिक्लाइन भी देखने को मिलता है। 2016 से 17 के अगर गोल्ड के प्राइस को कंपेयर किया जाए तो गोल्ड प्राइस में डिक्लाइन भी हुआ था। इट मीन्स ये हमेशा नेसेसरी नहीं है कि गोल्ड प्राइस बहुत तेज़ी से राइज ही हो। हाँ, करंट सिनेरियो में ऐसा हो रहा है, बट उसका रीज़न मैंने आपको बताया कौन कौन से उसके रीज़न थे। हिस्टोरिकली अगर गोल्ड प्राइस का एनालाइज किया जाए तो हमें ये पता चलता है कि 2024 के बाद से गोल्ड में जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन जनरली ऐसा रेगुलर लेवल पर नहीं होता है। इसीलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि गोल्ड के प्राइस में पिछले 2 साल में जो हाइक आया है वो रैली हमेशा कंटिन्यू रहेगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी। रिसेंटली JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई जिसके अकॉर्डिंग गोल्ड का प्राइस एंड ऑफ द 2026 $6,000 पर ऑन्स तक जा सकता है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि अदर ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट ये भी कहती है कि गोल्ड के प्राइस में सेम रैली देखने को नहीं मिलेगी। यानी ये तो कन्फर्म हो गया कि गोल्ड का प्राइस 10 लाख या 15 लाख तक नहीं जाएगा। हाँ, ये बात आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो एनुअल लेवल पर ग्रोथ गोल्ड की हिस्टोरिकल देखी हमने, जो 8 to 10% या कभी कभी 15% तक भी गई है, उसके अराउंड या उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि गोल्ड का प्राइस अगले 1-2 साल में 10 लाख 15 लाख हो जाएगा। अब दूसरा सवाल बनता है कि क्या गोल्ड का प्राइस क्रैश हो सकता है? देखिए, जब तक US ईरान वॉर का कोई फाइनल सीज फायर या फाइनल कोई इसका रिजल्ट नहीं आ जाता, कोई उसमें टर्म्स डिसाइड नहीं हो जाते, जब तक ग्लोबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्लियर नहीं होती कि ग्लोबली इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगी, तब तक गोल्ड के प्राइस में अनसर्टेनिटी रह सकती है। यानी नियर बाय फ्यूचर में कभी कभी आपको गोल्ड के प्राइस में थोड़ा डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है, बट ये कन्फर्म हो जाता है कि गोल्ड के प्राइस में बहुत बड़ा कोई क्रैश नहीं आएगा और गोल्ड के प्राइस में बहुत तेज़ी से कोई हाइक भी नहीं होने वाला है। इसीलिए हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपने लॉजिक्स का यूज़ करें। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वेबसाइट पर बहुत सारे इसके डेटा और उसकी रिसर्च, उसकी हिस्ट्री अवेलेबल है, आप उसको रीड कर सकते हैं। और हमेशा इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, सेफ इन्वेस्टमेंट। तो आई होप कि आपको ये गोल्ड के प्राइस में जो चेंजेस हैं उसका लॉजिक समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम आगे फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ पर बात करते रहेंगे और जो भी लेटेस्ट टॉपिक होंगे उन पर डिस्कशन करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।